नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 29 अप्रैल 2023 और स्वागत है आपका एटोल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, तीनों द हिंदू के। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे वुमेन रिजर्वेशन बिल से संबंधित, काफी इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इश्यू है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग से जो ग्लोबल वार्मिंग होती है इसे कैसे कम किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल यूएस और साउथ कोरिया के रिश्तों के बारे में यह आर्टिकल है। वैसे देखो डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगी यूएस और साउथ कोरिया के बीच में कैसे रिश्ते हैं, बट न्यूक्लियर डेटरेंस से संबंधित यह क्वेश्चन है, तो इनडायरेक्टली जब इंडिया यूएस रिलेशंस के बारे में कुछ लिखना हो तब यहां से एक आधा पॉइंट आप ले सकते हो, तो इसलिए हम इस आर्टिकल को डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज सीधा क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगी। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको आज अटेम्प्ट करना है। व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लेजिस्लेचर्स इन इंडिया। प्रो में भी आर्ग्यूमेंट बताने हैं और अगेंस्ट में भी बताने हैं। इसके अलावा दूसरे पार्ट में क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं ताकि वुमेन रिजर्वेशन को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सके। तो यह क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में। अब नीचे की तस्वीर आप देखिए, ऑपरेशन कावेरी की यह तस्वीर है। ऑपरेशन कावेरी सरकार ने चलाया है सूडान में जो सिविल वार स्टार्ट हो गया है, वहां पर जो भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें बचा के लाने के लिए। सूडान में सिविल वार क्यों स्टार्ट हुआ? जैसे देखो हमारे देश में सीआरपीएफ एक पार्लियामेंट्री फोर्स है, उसके बाद इंडियन आर्मी है, तो वैसे ही वहां पे ना एक लोकल पार्लियामेंट्री फोर्स थी और वहां की आर्मी, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई आपस में। अब जाहिर तौर पे लड़ाई पावर के लिए है। तो ये जो ऑपरेशन चल रहा है ना, इसमें एथिकल इश्यूज क्या हैं? मतलब कोई भी इवैक्यूएशन ऑपरेशन चलता है अपने सिटीजन्स को दूसरे देश से वापस बुलाने के लिए, लाने के लिए, उसमें क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले तो प्रायोरिटी। अब मान लीजिए 10,000 लोगों को इवैक्यूएट करके लाना है, प्रायोरिटी आप किसको दोगे? प्रायोरिटी लिस्ट में कौन कौन आएगा? महिलाएं आएंगी, बूढ़े लोग आएंगे, या फिर जनरली सिंपली जैसा होता है अल्फाबेट वाइज आप बुला के लाओगे? कैसे प्रायोरिटी आप दोगे? और मान लीजिए उस समय एक तरफ आपके देश के सिटीजन्स हैं और दूसरी तरफ किसी दूसरे देश का कोई सिटीजन है जो बहुत ज्यादा बीमार है, उसको बचा के लाना है, तो क्या उसे बचा के लाओगे? कैसे प्रायोरिटी दोगे? ये पहला एथिकल इशू आता है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि कोई पर्सन नहीं आना चाहता, लेकिन सरकार आदेश देती है कि सारे जो भारतीय है वो यहां पे आ जाएं, क्योंकि सरकार को लगता है कि बाद में सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होने वाली है। नेक्स्ट इशू आता है रिसोर्सेज का। सरकार इतना सारे रिसोर्सेज खर्च करती है भारतीयों को लाने के लिए, हर एक देश खर्च करता है, तो क्या वो जायज है? क्योंकि ये जो लोग हैं वो अपनी मर्जी से वहां पे गए थे। अब सरकार बहुत सारे रिसोर्सेज को खर्च कर रही है उन्हें वापस लाने के लिए, तो इन रिसोर्सेज का खर्च होना चाहिए था उन देश के उन नागरिकों के लिए जिन्होंने देश में रहना पसंद किया, देश की तरक्की के लिए काम करना पसंद किया। तो ये 3-4 एथिकल इश्यूज हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हो। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल वुमेन रिजर्वेशन बिल से संबंधित है, और आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आज के समय में ना दूसरे सेक्टर्स में ना महिलाएं ग्लास सीलिंग को तोड़ रही हैं। ग्लास सीलिंग समझते हो? एक ऐसी रुकावट जो दिखती नहीं है लेकिन है। जैसे प्राइवेट कंपनीज में महिलाएं बड़े बड़े पदों पर नहीं जा पाती, ऐसी कोई रूल या फिर ऐसा कोई लॉ नहीं है कि महिलाएं कंपनी की सीईओ नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी आप देखोगे प्राइवेट कंपनीज में महिला सीईओ आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। तो ये ग्लास सीलिंग का एक एग्जाम्पल है। राइटर बोलते हैं कि देखो दूसरे सेक्टर्स में जैसे स्पोर्ट्स में, प्राइवेट कंपनीज में, मीडिया में ये ग्लास सीलिंग टूट रही है। महिलाएं अब आगे आ रही हैं, बड़ी पोस्ट पर पहुंच रही हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं हो रहा है। पैट्रियार्की के कारण महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है पॉलिटिक्स में अभी भी बहुत ज़्यादा कम है।
देखो, आजादी को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इतने सालों बाद भी आप देखिए लोकसभा में या फिर असेंबलीज में कितनी महिला एमपी या फिर एमएलएज हैं। 14% के आसपास, 14% के आसपास। पॉपुलेशन कितनी है? ऑलमोस्ट इक्वल, 50%। लेकिन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा कम। तो कुछ तो करने की आवश्यकता है कि महिलाओं की जो भागीदारी है पॉलिटिक्स में वो इंक्रीज हो। जबरदस्त रोल प्ले किया गया महिलाओं के द्वारा आजादी की लड़ाई में। उषा मेहता, सरोजनी नायडू, अनेकों ऐसी महिला लीडर्स थी जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ के भाग लिया। चाहे प्रदर्शन करना हो, रैली को लीड करना हो, जागरूकता का कैंपेन चलाना हो, कोई भी एक्टिविटी हो, आजादी में महिलाओं के द्वारा रोल प्ले किया गया। और संविधान बनाने के लिए जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली भी बनी ना, उसमें बहुत सारी महिलाएं थीं। आप 10 साल पहले का सीन देख लीजिए। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तीनों राज्यों की मुख्यमंत्री महिला थी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री तो अभी भी महिला हैं, ममता बनर्जी। उस समय ओपोजिशन की लीडर थी सुषमा स्वराज लोकसभा में। कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट थी सोनिया गांधी। राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। तो ये वो समय था जब लग रहा था कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो जाएगा, लेकिन उस समय भी वुमेन रिजर्वेशन बिल सिर्फ एक हाउस में पास हुआ, लेकिन पूरी तरह से एक्ट नहीं बन सका। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, सबसे पहले कोशिश हुई 1955 में। गवर्नमेंट ने एक कमेटी अपॉइंट की थी। उस कमेटी ने कहा कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कम से कम 10% जो सीट्स हैं ना, आप दे दो महिलाओं को, कम से कम 10%। लेकिन ये रिपोर्ट का क्या हुआ? कुछ नहीं, डाल दी रद्दी की टोकरी में। लेकिन 1980s आते आते महिलाओं के लिए पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन की मांग फिर से उठी। बाद में एक प्लान आया, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन। यह प्लान कब आया? 1988 में। इसमें भी बोला गया कि सभी इलेक्टेड बॉडीज में कम से कम 30% सीट्स तो आप महिलाओं को दे ही दो। बाद में देखो, नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन आई 2001 में। इसमें भी सेम मांग दोहराई गई। लेकिन देखो, मीनवाइल ना 1993 में जो पंचायती राज एक्ट आया था, 73rd अमेंडमेंट, और अर्बन लोकल बॉडीज के लिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इनमें एक अच्छी बात हुई। 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया। बाद में देखो, 1996 में वुमेन रिजर्वेशन बिल लाया गया था लोकसभा में। बिल में यह बोला गया, लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 1/3 सीट्स आप दे दो महिलाओं को, कोई एक्शन नहीं। बाद में 9 मार्च 2010 को बिल जो है वुमेन रिजर्वेशन से संबंधित, वो राज्यसभा में अप्रूव हो गया। सिर्फ राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं हो उसका। और जब राज्यसभा में पास हुआ, यह तस्वीर देखी गई। जो बड़ी बड़ी वुमेन लीडर्स थी ना, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, एक मंच पर एक साथ सबने बोला, ये जो फाइट है किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, ये फाइट महिलाओं के लिए है, महिलाओं के साथ हो रहे इनजस्टिस के अगेंस्ट है। लेकिन फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। फायदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बिल तो पास आखिरकार देखो हुआ नहीं ना पार्लियामेंट से। इसके बाद राइटर कहते हैं, देखो, अलग अलग देशों में हमने देखा कि महिलाएं, जो महिला लीडर्स हैं ना, बहुत अच्छा कर रही हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे ये नॉर्वे, स्वीडन जैसे देश है ना, यहां पे देखा गया कि वुमेन लीडर्स मेल लीडर से अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। वुमेन लीडर्स हैं, अच्छी अच्छी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रही हैं, गवर्नेंस को इंप्रूव कर रही हैं, जेंडर इक्वालिटी को सपोर्ट कर रही हैं। इससे वुमेन इंपावरमेंट आ रहा है। तो इन देशों में जब वुमेन लीडर्स ने ये सब कुछ किया है, तो बाकी देशों में, इंडिया जैसे देशों में भी वुमेन लीडर्स बहुत अच्छा इंपैक्ट ला सकती हैं। रवांडा का एग्जाम्पल दिया जाता है, सेंट्रल अफ्रीका का एक छोटा सा देश। 90s में जीनोसाइड हुआ था यहां पे, लेकिन अब महिला लीडर हैं,
यानी इस देश की जो प्रीमियर है वो महिला है, तो फिर वो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं पुराने घावों को भरने के लिए, डेवलपमेंट लाने के लिए, सोशल रिफॉर्म्स लाने के लिए। इसके बाद नॉर्वे की केस स्टडी है। नॉर्वे 2003 में ना कोटा सिस्टम लेकर आया। इसके अनुसार कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो बोर्ड्स होते हैं ना कंपनीज को चलाने के लिए, कॉर्पोरेट बोर्ड्स, उनमें 40% जो सीट्स है ना, 40% वो कम से कम महिलाओं के लिए होंगी। तो अब देखो समय आ गया है, भारत में भी सरकार को डिसाइसिव एक्शन लेना होगा। इंडिया तो देखो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया। तो इंडिया इस मामले में एक्शन लेगा ना तो पूरा वर्ल्ड इंडिया को फॉलो करेगा। अब देखो एक पुराना जो आर्टिकल है ना वो आप जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, वुमेन रिजर्वेशन से संबंधित। अभी देखो 22 साल हो गए उस बात को जब सबसे पहले वुमेन रिजर्वेशन बिल प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट में 1996 में। उसके बाद 1998 में, 1999 में और 2008 में फिर से वुमेन रिजर्वेशन बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया। लेकिन जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व हो गई, ये जो बिल थे अपने आप लैप्स हो गए और काफी सारे लीडर्स की तरफ से विरोध देखने को मिला वुमेन रिजर्वेशन बिल का। शरद यादव जो उस समय लीडर हुआ करते थे जेडीयू के, उन्होंने तो ये स्टेटमेंट दे दी थी कि जो पर कटी महिलाएं आएंगी वो हमारी महिलाओं के लिए काम नहीं करेंगी। पर कटी महिलाओं से मतलब शरद यादव का उन महिलाओं से था जो शहर से संबंध रखती हैं, छोटे बाल रखती हैं। तो ये सोच जो है काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। देखो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ओरिजिनली टोटल मेंबर्स की संख्या थी 389, वो बात अलग है, बाद में मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को छोड़ दिया था। तो 389 मेंबर्स में से वुमेन मेंबर्स की संख्या थी सिर्फ 15। तो कितनी कम वुमेन मेंबर्स की संख्या थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, आप देख सकते हो। इस वजह से देखो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट्स में वुमेन इश्यूज को ठीक से नहीं उठाया गया। एक क्वेश्चन ये भी उठता है, क्या कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने वुमेन रिजर्वेशन से संबंधित इशू को डिस्कस किया था या फिर नहीं किया था? इसका आंसर ये है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट्स में वुमेन रिजर्वेशन का इशू डिस्कस तो हुआ था, बट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में यह तय हुआ महिलाओं को रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। इसका देखो एक सीधा सीधा रीजन तो ये है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा कम थी और जो महिलाएं थीं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में वो हेजिटेंट थी, काफ़ी हिचकिचा रही थी रिजर्वेशन मांगने के लिए। उन्हें ये लगता था अगर हम रिजर्वेशन मांगेंगे तो ये महिलाओं की इंटेलिजेंस और कैपेसिटी पर एक प्रकार से सवालिया चिन्ह लगाने वाली बात होगी। मतलब हमारी इंटेलिजेंस पर लोग क्वेश्चन उठाएंगे, आप रिजर्वेशन मांग रहे हो, आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है, आपके अंदर इंटेलिजेंस नहीं है, तो ये चीज़ हमारी ग्रोथ के अगेंस्ट चली जाएगी। इसके अलावा उस समय कुछ महिलाओं ने यह भी कहा, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि महिलाएं अपने दम पर तरक्की कर सकती हैं। बट देखो जिन वुमेन मेंबर्स ने ये पॉइंट्स उठाए वो शायद भूल गए कि विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू एक्सेप्शंस थी। इसके अलावा बहुत कम महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने अपने दम पर ऐसा मुकाम हासिल किया जैसा विजयलक्ष्मी पंडित या फिर सरोजनी नायडू ने हासिल किया। वुमेन मेंबर्स इस बात को भी भूल गई कि महिलाओं के अगेंस्ट किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन होता है और उनके अगेंस्ट जो प्रेजुडाइज है वो किस हिसाब से इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल में ये दिया जाता है। इसके अलावा देखो ब्रिटिशर्स ने हमेशा से रणनीति अपनाई थी फूट डालो और राज करो की। विभिन्न धर्मों के बीच विवाद उत्पन्न किया ब्रिटिशर्स ने अपनी हेगमनी इस्टेब्लिश करने के लिए। जात पात के नाम पर हमारे समाज को बांटा, इवन मैन और वुमेन को भी आपस में बांटने की कोशिश की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में उस समय महिलाओं को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए थे, यानी सिर्फ महिलाएं ही वुमेन मेंबर्स को चुनेंगी। तो देखो उस समय बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जिनके कंसर्न्स थे कि अगर महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाता है तो जो काम ब्रिटिशर्स कर रहे थे महिलाओं को सेपरेट इलेक्टोरेट करके, वो काम आज़ादी के बाद भी जारी रहेगा। यानी हमारा जो समाज है वो एकजुट नहीं रहेगा, वो मैन और वुमेन के बीच बढ़ जाएगा। तो ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से जब देश आज़ाद हुआ और संविधान बनने जा रहा था
वुमेन मेंबर्स ने रिजर्वेशन की मांग नहीं उठाई क्योंकि उन्हें लगता था अगर हम रिजर्वेशन मांगेंगे तो कुछ लोग हमारी लॉयल्टी पर सवाल उठा सकते हैं। वो ये बोल सकते हैं आप इंडिया के प्रति लॉयल नहीं हो, इंडिया को आप यूनिफाई नहीं करना चाहते, फिर से बांटना चाहते हो, इसी वजह से आप रिजर्वेशन की मांग कर रहे हो। इसलिए उस समय हंसा मेहता एक मेंबर थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की, उन्होंने बोला हमें रिजर्व सीट्स नहीं चाहिए, हमें कोटा नहीं चाहिए, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए सोशल जस्टिस, हमें चाहिए इकोनॉमिक जस्टिस, हमें चाहिए पॉलिटिकल जस्टिस। नेक्स्ट पॉइंट देखो, उस समय कुछ मेल मेंबर्स ऐसे भी थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जिन्हें यह लगता था महिलाएं जो हैं वो इतनी कैपेबल नहीं हैं गवर्नमेंट के बड़े पदों पर आसीन हो सकें। उन्हें यह लगता था महिलाएं जो हैं वो मैन के लिए थ्रेट हैं और सोसाइटी का जो मोरल फैब्रिक है उसके लिए भी थ्रेट है। उनका यह मानना था कि संविधान में इनफ प्रोविजंस किए गए हैं महिलाओं के वेलफेयर के लिए, तो वो प्रोविजंस जो हैं वो आने वाले समय में महिलाओं की पोजीशन को जरूर अपलिफ्ट करेंगे। और अगर महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाता है तो मैन के लिए इनफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं होंगी और सभी बड़े पदों पर महिलाएं जो हैं वो आसीन हो जाएंगी। बट देखो, ये जो कंसर्न्स थे वो सही साबित नहीं हुए। अब आज़ादी के 70 साल बाद आप देख सकते हो लेबर फोर्स में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कितना है या फिर लोकसभा में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कितना है, और वो सारे डर कि मैन के लिए इनफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं होंगी, वो सारे डर भी बेखौसला साबित हुए। तो अभी आवश्यकता ये है बदलते समय में महिलाओं को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में महिलाओं का पहुंचना मुश्किल साबित हो रहा है। इसके पीछे देखो रीजंस भी हैं। आज के समय में आपको पता है इलेक्शंस में पैसे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मसल पावर का इस्तेमाल होता है इलेक्शन जीतने के लिए, और इन दोनों डिपार्टमेंट्स में महिलाएं जो हैं वो पीछे हैं क्योंकि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट अभी तक महिलाओं का नहीं हुआ है। सिर्फ शुरुआत हुई है, आप कह सकते हो, महिलाओं के इकोनॉमिकली एम्पावर होने की। 14% महिलाएं एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसी हैं जिनके नाम पर खेत हैं जिनमें वो काम करती हैं। अदरवाइज तो देखो मेजोरिटी केसेस में प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम ना होकर मैन के नाम होती है। परंपरागत रूप से महिलाओं को डोमेस्टिक रोल्स दिए गए हैं, जैसे होम मेकर का, घर में काम करने का। इस वजह से मसल पावर में भी महिलाएं पीछे हैं। क्रिमिनलाइजेशन जो है पॉलिटिक्स का वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये भी एक डेटरेंस का काम करता है महिलाओं के पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में पहुंचने के लिए। देखो, राइटर ये बोलती हैं, मेरा कहना ये नहीं है कि महिलाएं क्राइम करें, मेरा कहने का मतलब ये है पुरुषों के द्वारा जो क्राइम किए जाते हैं उनको रोका जाए और पॉलिटिक्स का जो क्रिमिनलाइजेशन है उसे रोका जाए, ताकि महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए समान अवसर पैदा हो, किसी प्रकार का ऑब्स्टेकल क्रिएट ना हो महिलाओं के पार्लियामेंट में पहुंचने में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, हालांकि देखो जितनी महिलाएं इलेक्शन लड़ती हैं उनकी सक्सेस रेशो मैन की अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है, बट इसके बावजूद पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कम टिकट्स दी जाती हैं वुमेन को। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस ने 13% टिकट्स दी महिलाओं को और बीजेपी ने 12% टिकट्स दी महिलाओं को। बट इसके अपेक्षाकृत कुछ छोटी पार्टीज ने काफ़ी ज़्यादा टिकट्स दी महिलाओं को, जैसे तृणमूल कांग्रेस ने 37% सीट्स यानी टिकट्स महिलाओं को दी, और बीजेडी बीजू जनता दल जो नवीन पटनायक की पार्टी है, इस पार्टी ने 33% यानी 33% टिकट्स महिलाओं को दी। तो छोटी पार्टीज ने महिलाओं की एम्पावरमेंट में काफ़ी अच्छा काम किया है एज कंपेरिजन टू बड़ी पार्टीज, फॉर एग्जांपल कांग्रेस एंड बीजेपी। देखो, 1/3 रिजर्वेशन दिया जा चुका है ऑलरेडी पंचायत में और अर्बन लोकल बॉडीज में महिलाओं को। तो ग्राउंड लेवल पर बहुत सी महिला लीडर्स इमर्ज होकर आई हैं, बट ये भी सच्चाई है बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जो अपने हस्बैंड्स के लिए रबर स्टैम्प का काम करती हैं। मतलब वास्तव में जो काम है वो किया जाता है हस्बैंड्स के द्वारा, और महिलाएं जो हैं वो नाम की सरपंच हैं या फिर नाम की अर्बन लोकल बॉडीज की चेयरपर्सन हैं। तो जब वुमेन रिजर्वेशन बिल पास होगा या फिर चर्चा के लिए आएगा तो इन सब इश्यूज पर भी चर्चा होनी चाहिए। जो कमियां पंचायत में और लोकल बॉडीज में वुमेन रिजर्वेशन में रह गई हैं उन कमियों को दूर किया जाए पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में जब महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए। तो यही आर्टिकल में कहा जाता है, लास्ट में भी सीरियस डेलिब्रेशन की आवश्यकता है, लेकिन डिमांड उठनी चाहिए
ग्राउंड लेवल से सिविल सोसाइटी भी आमतौर पर इस मुद्दे पर ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, और ग्राउंड लेवल से डिमांड आती नहीं है कि महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए। जब तक देखो ग्राउंड लेवल से डिमांड नहीं आएगी, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज वुमेन रिजर्वेशन बिल को सीरियस नहीं लेंगी। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने यह वादा किया था 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले जारी हुए मैनिफेस्टो में कि हम वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करवाएंगे। बट देखो बीजेपी को अभी 5.5 साल पूरे हो चुके हैं सत्ता में, और उससे पहले 10 सालों तक कांग्रेस रही सत्ता में। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास करवाने के लिए वो एनर्जी नहीं दिखाई जो उनको दिखानी चाहिए थी, और जिनका उन्होंने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया वुमेन रिजर्वेशन से संबंधित। अब जो अगला हमारा आर्टिकल है वो आईपीएल से होने वाली ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हाल ही में मार्च में आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग का 16वां एडिशन स्टार्ट हुआ, और आईपीएल का बहुत ज्यादा क्रेज है, आपको पता है हमारे देश में। जब इनाग्रेशन था ना, मतलब पहला मैच था महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या। धोनी चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन और पांड्या गुजरात टाइटंस के कैप्टन टॉस कर रहे थे ना 31 मार्च को। आप यकीन नहीं मानोगे 20 करोड़ जनता लाइव देख रही थी उस मैच को, 20 करोड़ जनता। तो आईपीएल तो हमारे देश में ना एक प्रकार से कुंभ की तरह हो गया है। जैसे कुंभ मेले में पार्टिसिपेट करने के लिए लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, उसी प्रकार से आईपीएल जब भी आता है इतने सारे लोग लाइव देखते हैं। तो ये कल्चरल फेनोमेनन की तरह हो गया है आईपीएल। आईपीएल ने देखो हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया है। आईपीएल देखने के लिए लोग विदेशों से आते हैं, यहां पे खर्च करते हैं, तो बहुत ज्यादा रोजगार पैदा होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, बहुत फायदे हैं आईपीएल के। लेकिन देखो आईपीएल से ना इन्वायरमेंट पे थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। बट देखो अभी आप सरकार का लक्ष्य जानिए। सरकार का लक्ष्य क्या है? 2070 आते आते नेट जीरो एमिशन का टारगेट अचीव करना है। नेट जीरो एमिशन मतलब जितना कार्बन इंडिया से एमिट होगा उतना ही एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। समझ गए? जितना एमिट हुआ उतना एब्जॉर्ब हो गया, मतलब नेट जीरो एमिशन कितना? 0। और इसके साथ साथ एक लक्ष्य सरकार का यह भी है 2030 आते आते जो एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी है उसे 45% तक कम करना है। लेकिन देखो आईपीएल की वजह से ना मैं आपको बताता हूं क्या होता है। जिससे सीधा प्रसारण होता है, लाइव स्ट्रीमिंग होती है। अब लाइव स्ट्रीमिंग होती है, इतना सारा डेटा मैनेज करना होता है, बड़े बड़े सर्वर्स लगाए जाते हैं। तो इन सर्वर्स के थ्रू यानी डेटा सेंटर्स के थ्रू बहुत एमिशन होता है। इसके अलावा जो दर्शक हैं, स्पेक्टेटर्स हैं, वो स्टेडियम में जाते हैं। अब बहुत सारे अपने अपना व्हीकल लेके जाते हैं। प्लेयर्स का आना जाना बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर, यहां से एमिशन होता है। लग्जरी एकोमोडेशन, बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्लेयर्स महंगे महंगे होटल्स में रुकते हैं, वहां पे बड़े बड़े एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल होता है, बैकअप जनरेटर्स का इस्तेमाल होता है बिजली देने के लिए लगातार। तो इनसे बहुत ज़्यादा एमिशन होता है, समझ गए? और बहुत सारे लोग जैसे टीवी देखते हैं, अब एलसीडी पे वो अपना मैच देखते हैं। अगर एलईडी पे देखें तो कम एमिशन हो, एलसीडी से अगर मैच देखते हैं तो एलसीडी से एमिशन होता है। तो ये कुछ सोर्स बताए एमिशन के आईपीएल की वजह से राइटर ने। बिल्कुल देखो एक्यूरेट डेटा तो नहीं है, लेकिन अनुमान के अनुसार यहां पर आप देखिए एक डेटा वैसे वाला है, 10,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट का कम से कम एमिशन होता है आईपीएल की वजह से। वैसे ये रेंज दी हुई है 10,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट से लेके 14,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। ये कब का है? सिर्फ एक सिंगल मैच का है, पूरे आईपीएल सीजन का नहीं है। पूरे अगर आईपीएल सीजन का निकालोगे 7,50,000
टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट से लेके 9 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, ये रेंज है, इसके बीच में एमिशन होता है। राइटर एक एग्जांपल देके भी समझाते हैं। सिंगापुर जो देश है, सिंगापुर के साइज का आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट चाहिए इतने कार्बन एमिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए, सोखने के लिए एटमॉस्फेयर से। तो सोच के देखिए कितना ज्यादा एमिशन आईपीएल से होता है। वैसे 2018 में बीसीसीआई ने यूनाइटेड नेशन से एनवायरमेंट प्रोग्राम के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था कि हम जीरो वेस्ट या फिर ग्रीन प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करेंगे ताकि क्रिकेट स्टेडियम से जो वेस्ट जनरेट होता है वो कम से कम हो। राइटर कहते हैं यह सही दिशा में एक बढ़िया स्टेप था, लेकिन और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है अगर हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि आईपीएल सस्टेनेबल होगा, मतलब कम से कम रिसोर्स का वेस्ट होगा आईपीएल से। अब देखो राइटर कुछ सॉल्यूशंस देते हैं, जैसे वो वाली बात देखिए, अगर एलईडी से जनता मैच देखे ना तो 35 से 40% कम एमिशन हो, और ओवरऑल जो एमिशन होता है आईपीएल से उसमें भी काफी सारा रिडक्शन हो जाए। नेक्स्ट सॉल्यूशंस, डेटा सेंटर से जो ऑपरेट होते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जी की सहायता से चलें, इससे एमिशन बहुत कम किया जा सकता है। जो लोग स्टेडियम में मैच देखने आते हैं उन्हें एनकरेज किया जाए कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, अपने अपने व्हीकल लेके मत आइए। देखो ये सब एक्शंस लेना सिर्फ सरकार के बूते की बात नहीं है, जनता को तो आगे आना ही पड़ेगा ना, बिना जनता के आगे आए काम नहीं चलेगा। तो इसलिए अवेयरनेस स्प्रेड करने की आवश्यकता है। ऑलरेडी देखो जो ग्लोबल टेम्परेचर है ना बढ़ चुका है बहुत ज्यादा, 1.1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा एवरेज टेम्परेचर अर्थ का बढ़ चुका है। 2007 से लेके 2021 के बीच में अभी तक वर्ल्ड के जितने सबसे 15 गर्म देश हैं ना, 11 तो इसी पीरियड के हैं। फरवरी 2023 इंडिया में अभी तक का सबसे गर्म साल रहा है। 1901 में जब से डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया है ना, जितनी गर्मी फरवरी 2023 में देखने को मिली उतनी गर्मी कभी किसी फरवरी में नहीं देखने को मिली। बताओ अब एक्शन नहीं लोगे तो कब एक्शन लिया जाएगा। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, जैसे देखो क्रिकेट मैच जीतने के लिए पूरी टीम का एफर्ट चाहिए ना, एकजुट होना पड़ता है पूरी टीम को। उसी प्रकार से अगर फाइट जीतनी है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट, तो वर्ल्ड में सभी स्टेक होल्डर्स को एकजुट होना होगा, सभी देशों को एकजुट होना होगा, सिविल सोसाइटीज को आगे आना होगा, जनता को एकजुट होना होगा, तब जाके फर्क पड़ेगा। अदरवाइज बातों से कोई फायदा नहीं, बातें बहुत हो चुकी हैं क्लाइमेट चेंज से संबंधित। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया क्लाइमेट चेंज से संबंधित। अब लास्ट का जो आर्टिकल है वो देखो साउथ कोरिया और यूएसए के बीच संबंधों के बारे में है, कैसे यूएसए साउथ कोरिया की मदद करेगा नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर हमले से। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हालांकि देखो ये जो आर्टिकल है ना, इसका सीधा सीधा यूज नहीं है, शुरू में भी मैंने आपको बताया, सीधा आंसर यूपीएससी नहीं पूछेगी, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पॉइंट आप यूज कर सकते हो इंडिया यूएस रिलेशंस में। अभी कंटेस्ट ये है 17वीं एनिवर्सरी है यूएस साउथ कोरिया अलायंस की। तो इस मौके पे साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है ना सुक योल, उन्होंने देखो व्हाइट हाउस में ना सिर्फ अमेरिकन पाई गाना गाया, बल्कि अपने अमेरिकन दोस्त जो बाइडेन के साथ में एक एग्रीमेंट भी साइन किया। एग्रीमेंट यह है कि अमेरिका मदद करेगा साउथ कोरिया की न्यूक्लियर हमले से बचने में। नॉर्थ कोरिया के पास आपको पता है न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और नॉर्थ कोरिया बार बार धमकी भी देता रहता है कि हम ये न्यूक्लियर वेपन से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारी सरकार पर, हमारे देश पर खतरा आया तो। नई नई मिसाइल्स, नए नए वेपन्स समय समय पर नॉर्थ कोरिया एक्सपेरिमेंट करता रहता है। आप मैप देखिए, ये साउथ कोरिया और ऊपर नॉर्थ कोरिया। तो अभी जो एग्रीमेंट साइन हुआ ना साउथ कोरिया और यूएसए के बीच,
इसे नाम दिया गया वाशिंगटन डिक्लेरेशन। इसके अनुसार यूएस अपनी स्ट्रेटेजिक एसेट डिप्लॉय करेगा कोरियन पेनिनसुला में। स्ट्रेटेजिक एसेट मतलब जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इस प्रकार की चीजें तैनात करेगा कोरियन पेनिनसुला में। और एक जॉइंट न्यूक्लियर कंसल्टेटिव ग्रुप बनेगा। यह ग्रुप का काम क्या होगा? जॉइंट ट्रेनिंग देना साउथ कोरिया और यूएस की फोर्सेस को। और अगर अटैक होता है नॉर्थ कोरिया का, तो उस समय मिलिट्री रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट करना, कैसे नॉर्थ कोरिया के हमले का जवाब दिया जाएगा। इसके साथ साथ टैक्टिकल इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाएगी इस जॉइंट न्यूक्लियर कंसल्टेटिव ग्रुप के द्वारा। और देखो, वैसे तो यूएस से अकेली अथॉरिटी रहेगा जो डिसाइड करेगा अगर नॉर्थ कोरिया का अटैक होता है तो क्या करना है, कैसे जवाब देना है। क्या न्यूक्लियर अटैक का जवाब न्यूक्लियर अटैक होना चाहिए, किसी दूसरी प्रकार का रिस्पॉन्स होना चाहिए, यह यूएस डिसाइड करेगा। बट देखो, यूएस ने साफ कर दिया है कि पिछले 40 सालों में पहली बार ऐसा होगा कि यूएस की जो न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन है वो इस रीजन में जाएगी। हालांकि लगातार परमानेंट तैनात नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी यूएस की न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन का इस रीजन में जाना एक प्रकार से संकेत है नॉर्थ कोरिया को कि आप सोचना भी मत साउथ कोरिया के ऊपर अटैक करने की। 1991 से पहले तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स जिसका इंपैक्ट रिलेटिवली कम होता है, कम एरिया में जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, स्ट्रेटेजिकली पर्पसेस के लिए उन वेपन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। 1991 से पहले तो ये बम तैनात थे साउथ कोरिया में, लेकिन प्रेशर आया यूएस पे, इंटरनेशनल कम्युनिटी का, उस समय साउथ कोरिया की सरकार का। तो 1991 में यूएस ने ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हटा लिए साउथ कोरिया से। बट अब जाके देखो, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने ना स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इस्तेमाल किए। उन्होंने बोला कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से न्यूक्लियर अटैक यूएसए के अगेंस्ट या फिर यूएसए के दोस्तों के अगेंस्ट पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल है। अगर आपने किया तो फिर हम जबरदस्त जवाब देंगे इसका। और देखो, इसी प्रकार की लैंग्वेज ना बाइडेन से पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे ना, ट्रंप, उन्होंने भी इस्तेमाल किया था। लेकिन ट्रंप के कार्यकाल में नॉर्थ कोरिया के साथ में रिश्ते काफी इंप्रूव हो गए थे। मुलाकात भी हुई थी ट्रंप और किम जोंग की, और रिश्तों में थोड़ा सुधार हुआ था। बट अब रिश्ते एक बार फिर से अच्छे नहीं है नॉर्थ कोरिया के साथ, साउथ कोरिया के या फिर यूएस के। नॉर्थ कोरिया ने ना सबसे पहले अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था 2006 में। उसके बाद तो लगातार नॉर्थ कोरिया अपना जो न्यूक्लियर आर्सनल है वो इंक्रीज करता जा रहा है, नई नई मिसाइल्स टेस्ट करता जा रहा है, नए नए वेपन्स टेस्ट करता जा रहा है। अब तो नॉर्थ कोरिया के पास ना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी है जो इवन यूएस की सिटीज तक पहुंच सकती है। नॉर्थ कोरिया ने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी चेंज कर दिया है। नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहता है हम प्री एम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकते हैं। प्री एम्प्टिव स्ट्राइक का मतलब होता है नॉर्थ कोरिया को जब डर लगेगा ना कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है, तो उस हमले को रोकने के लिए भी नॉर्थ कोरिया अटैक कर सकता है यूएस के ऊपर या फिर साउथ कोरिया के ऊपर। इसे बोलते हैं प्री एम्प्टिव स्ट्राइक। इजराइल प्री एम्प्टिव स्ट्राइक के लिए जाना जाता है। इराक के ऊपर यूएसए ने अटैक किया, वो भी एक प्रकार से प्री एम्प्टिव स्ट्राइक थी। यूएस ने आरोप लगाया इराक के ऊपर कि इराक के पास में केमिकल वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, तो अटैक कर दिया इससे पहले कि इराक उन वेपन्स का इस्तेमाल करे। हालांकि बाद में पता लगा सारी बातें झूठी थी, इराक के पास कोई वेपन्स नहीं पाए गए। तो यही बात बोली है नॉर्थ कोरिया ने कि हम प्री एम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकते हैं। राइटर देखो लास्ट में ये बोलते हैं, ये जो वाशिंगटन डिक्लेरेशन साइन हुई है ना यूएस और साउथ कोरिया के बीच में, साउथ कोरिया को कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारे पास यूएस जैसा देश है नॉर्थ कोरिया के हमले से बचाने के लिए। बट देखो, बेस्ट जो सॉल्यूशन है ना वो तो एक ही है, टेबल पर आना, बातचीत करना, ताकि
पीस बनी रहे इस पूरे कोरियन पेनिनसुला में और किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो, टेंशन्स पैदा ना हो, यही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कोरियन पेनिनसुला में पीस से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।